हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वे संस्थाएं, संगठन और नीति तंत्र जिसके द्वारा किसी देश के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करने के लिए देश के संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंतर्गत जो उस देश के लोग होते हैं वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें प्राप्त करने के लिए देश के संसाधनों का, यानी कि जो देश के रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करते हैं, उनको मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों को किससे प्राप्त करता है? तो इंडिया में जो प्लानिंग है वो अपने जो जितने भी उसके लक्ष्य हैं, जितने भी उसके उद्देश्य हैं, वो डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू उसको अचीव करता है, उसको प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रख रखाव के लिए और बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार जिन कीमतों पर खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? तो अगर जिन कीमतों पे सरकार ये खाद्यान्न खरीदती है उसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, अपने स्टॉक बफर स्टॉक बनाने के लिए जिस प्राइस पे सरकार खाद्यान्नों को खरीदती है उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खुली अर्थव्यवस्था वह है जहाँ पे, तो एक जो ओपन इकॉनमी होती है, ऐसी इकॉनमी होती है जहाँ की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ओपन होती हैं, इकॉनमी ओपन टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वहाँ पे वो खुली हुई अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे तो एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर, यानी ये कह रहा है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बराबरी हिस्सेदारी होती है, दोनों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं वहाँ पे अस्तित्व में होती हैं। उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है, सिस्टम है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी दोनों ही काम करती हैं। ठीक है, दोनों का बराबर हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 1991, वो मिस्टर पीवी नरसिंहम राव के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, जिसको हम नरसिंहम समिति भी कहते हैं। तो ये पीवी नरसिंहम राव के द्वारा लाई गई थी, इसकी घोषणा की गई थी 1991 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पीवी नरसिंहम राव के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नीति को नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है? तो अभी जस्ट पीछे आपने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में पीवी नरसिंहम राव ने लाई थी उसी को हम नई आर्थिक नीति के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ओके, इसको नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में योजना आयोग, जिसका नाम अब बदल दिया गया, उसको अब नीति आयोग बोला जाता है, इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉट डॉट मीन्स चेंज इन सेट ऑफ पॉलिसीज रूल एंड रेगुलेशन फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। एक टाइम पीरियड में मतलब जो पॉलिसी होती है उसमें चेंजेस आते हैं, उसके रूल रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी दूसरी इकोनॉमिक
ग्रोथ, इकोनॉमी को ग्रोथ में अचीव करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी कि जो पहले से इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, ठीक, उसमें कुछ सुधार लाने के लिए उसकी नीतियाँ, उसके रूल, उसके रेगुलेशन में कुछ चेंज किया जाता है, जो पहले से चलती आ रही है, पहले टाइम पीरियड से चलती आ रही है, उसमें कुछ अगर चेंज किया जाता है किस पर्पज़ से, इकोनॉमी में सुधार लाने के पर्पज़ से, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर प्लग्ड बाय डॉट डॉट विच डज नॉट अलाउ ग्रोथ रेट्स इन राइज ग्रोथ रेट टू राइज फ्रॉम टू लो लेवल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर ही इसका मेन कारण होता है किसी भी इकॉनमी में, किसी भी इकॉनमी की जो सिस्टम, इकॉनमी सिस्टम उस देश की है, उसमें उसको प्लग्ड होने में, उसके टूटने में, या उसके ग्रोथ रेट में कमी आने में, उस लो कंडीशन होने में जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है हाई पॉपुलेशन। किसी देश की वो जनसंख्या वृद्धि उस पर ज़्यादा अफेक्ट डालती है, उस इकॉनमी के ग्रोथ के को रुकने में, ठीक है, उसको कम करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाई पॉपुलेशन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक नीति डॉट डॉट और डॉट को प्रभावित करती है। तो मौद्रिक नीति जो है वो किसको प्रभावित करती है, तो मौद्रिक नीति मनी और सप्लाई इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसका नाम ही है मौद्रिक नीति, इसमें मनी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सारी बातें होती हैं, तो ये मनी और उसकी सप्लाई और उसके इंटरेस्ट रेट को ही प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारोबारी माहौल का अध्ययन करने के बाद एक प्रबंधक जल्दी से व्यापार की पहचान कर सकता है। तो वो किस तरह के माहौल का अध्ययन करने के बाद पहचान कर सकता है, तो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी, इन दोनों की का अध्ययन करने के बाद वो जल्दी ही व्यापार की पहचान कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि ये स्वॉट एनालिसिस में आपने पढ़ा है कि दो तीन चीज़ें होती हैं, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो इन सब का एनालिसिस करने के बाद जो मैनेजर होता है वो जल्दी ही उस व्यापार की पहचान कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होती है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से और इंटरनल फोर्सेस से दोनों से ही क्रिएट होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आंतरिक कारक और बाह्य कारक, इन दोनों ही कारकों से मिलके व्यावसायिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों से मिलके बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक संगठन के कारोबारी माहौल में आंतरिक कारक है। तो इसमें से कौन सा आंतरिक कारक है ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है एम्प्लॉय जो है वो भी एक इंटरनल एलिमेंट होता है बिजनेस का। दूसरा है लेबर यूनियन भी इंटरनल एलिमेंट ही होता है। वैल्यू सिस्टम, ये सारे ही जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, जितने भी पॉइंट हैं सारे इंटरनल फैक्टर में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सेम एंड डिफरेंट इंडस्ट्री, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिलेटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दरों में परिवर्तन, मुद्रास्फीति की दर, लोगों की प्रत्योजन आय में परिवर्तन, इसके उदाहरण हैं। तो ये जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के उदाहरण हैं। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। जो ब्याज दरों में लगातार
परिवर्तन होता है, मुद्रास्फीति की दर में चेंज होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में सामाजिक पर्यावरण में शामिल है। तो व्यवसाय के सामाजिक पर्यावरण में कस्टम एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ही व्यवसाय के सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो बिजनेस का सोशल इन्वायरमेंट होता है उसमें कस्टम एंड ट्रेडिशन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि उसको उसमें कब क्या ट्रेंड आ रहा है, फैशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी सोशल इन्वायरमेंट में ही आती हैं, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो हमको ये 4 पॉइंट में से ये बताना है कि इसमें से कौन सा सोशल इन्वायरमेंट का फैक्टर नहीं है। तो पॉपुलेशन शिफ्ट है, ये भी सोशल इन्वायरमेंट का ही एलिमेंट है। सेकंड है कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सोशल इन्वायरमेंट का फैक्टर ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सोशल इन्वायरमेंट के ही फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ी संख्या में शहरी निवासियों के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस की प्रवृत्ति लोकप्रिय हो गई है। इनमें जैविक खाद्य जैसे उत्पादों की मांग पैदा की है, यह एक उदाहरण है। तो ये सोशल ट्रेंड का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये जो शहरी निवासी की बात यहाँ हो रही है, ये सोसाइटी को देख के जो ट्रेंड उसमें चेंज होते रहते हैं, तो ये सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसको हम कहते हैं सोशल ट्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।